जय हिंद दोस्तों, डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ACC 129 में ह्यूमैनिटी में क्या सिलेबस रहने वाला है, ह्यूमैनिटी पढ़ने के लिए क्या टॉपिक पढ़े, ह्यूमैनिटी के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो सबसे पहले हमारे माइंड में अराइज होता है वो है कि ह्यूमैनिटी क्या है और जीएस क्या है, यानी कि जीके जनरल नॉलेज क्या है, क्या ये अलग है या एक ही है? क्योंकि मोस्टली टॉपिक तो कॉन्साइड होते हैं, मोस्टली बातें तो हम जो ह्यूमैनिटी के अंदर इंक्लूड है उनको हम जीके मानते हैं और बहुत सारी जीके वाले पॉइंट को हम ह्यूमैनिटी मानते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहला एक पॉइंट समझ लीजिए जो आपके दिमाग को बिल्कुल क्लियर करेगा। जीके जनरल नॉलेज का मतलब है मोस्टली फैक्चुअल बेस्ड डेटा या कॉन्सेप्ट्स, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, और ह्यूमैनिटी का मतलब है कि जो डायरेक्ट सोसाइटी को अफेक्ट करता है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो हिस्ट्री के रहे हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो जियोग्राफी के हैं बट जो ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं वैसे तो जनरल नॉलेज है, जीके है, बट वो ह्यूमैनिटी का पार्ट बन जाती हैं। क्यों बन जाती हैं ह्यूमैनिटी का पार्ट? क्योंकि वे एक तरह से ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन के इंटरेक्शन से बनी है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो ह्यूमन को ही स्पेसिफिक करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं अर्थ की लेयर की बात करता हूं, पर्यावरण की बात कर रहा हूं, तो पर्यावरण में कुछ फैक्ट हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ सिद्धांत हैं, वो जीके हैं, जनरल नॉलेज है। लेकिन पर्यावरण से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं, पर्यावरण से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वे सभी ह्यूमैनिटी का पार्ट रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि एक है डायरेक्ट कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट, सीधी सी बात है, वो है जीके जनरल नॉलेज। और जो ह्यूमन को अफेक्ट करता है, मानव को अफेक्ट करता है, समाज को अफेक्ट करता है, वे पॉइंट उन्हीं जीके, उन्हीं कॉन्सेप्ट के, उन्हीं फैक्ट के जो हटके है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पे है, उनको हम ह्यूमैनिटी बोलेंगे। अब बात आती है ACC 129 में जीके और ह्यूमैनिटी को इतना अलग क्यों डाला गया है। इसका सिर्फ सीधा सा मतलब यही है कि ACC 129 से आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं और ऑफिसर किसी भी सिटीजन से थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का अवेयर और रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है। तो वो सिर्फ कॉन्सेप्ट ना समझे, वो ह्यूमैनिटी को भी समझे और कैसे एक ग्लोबलाइजेशन में, एक कैसी इस दुनिया में हम जहां रह रहे हैं वहां पर फैक्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। इसलिए आज हम ह्यूमैनिटी के कुछ कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इसका सिलेबस समझ आ गया तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ पढ़ने का मतलब जीके या ह्यूमैनिटी या अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज नहीं होता है। आपको स्पेसिफिक पढ़ना होगा क्योंकि यू हैव लिमिट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड योर एफर्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमैनिटी के लिए हम ACC 129 को हमारे कोर्स को शुरू कर रहे हैं, जो आपका इसके लिए हम आपको हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी दोनों देंगे और इस पे आपको फोकस करना है। तो हमारे लेक्चर को साथ के साथ तैयार करना होगा। हमारे ACC 129 से इनरोल होने के लिए इससे पहले जो हमने स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाई है उसके अंदर हमने व्हाट्सअप नंबर या इनरोलमेंट नंबर सब दिए रखे हैं, आप प्लीज वहां से कॉन्टैक्ट करें। यहां पर मेरा पूरा फोकस रहेगा कि आपको ह्यूमैनिटी के लिए कौन सी अप्रोच लेनी है, इसलिए नो फालतू बातें, सीधी यही कि ह्यूमैनिटी के लिए करना क्या है। चलिए सबसे पहला पॉइंट तो हमारे सामने यही आ जाता है कि देखिए हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे 120 मिनट का पेपर होगा आपका, इसमें मैथमेटिक्स है, आपकी जनरल साइंस है और आपकी ह्यूमैनिटी आती है स्पेसिफिक 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स का। यानी कि देखिए 1/3 वेटेज इसमें रोल प्ले करती है आपकी। तो यानी कि ह्यूमैनिटी को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। ह्यूमैनिटी 50 मार्क्स को रोल प्ले करती है। चलिए इसके अलावा कुछ सिलेबस ले लेते हैं, जैसे करंट अफेयर। करंट अफेयर, अब बात आती है करंट अफेयर तो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस रहेगा हमारा। इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट है मैं उसके ऊपर आपसे बात कर लूंगा कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आएंगे। दूसरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। संविधान हम जीके में भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें क्या फर्क रहेगा उन्हीं पॉइंट के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, इतिहास में क्या रहेगा हमारा। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में क्या रहेगा, जियोग्राफी, भूगोल, रिलीजन, धर्म और इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति।
भारतीय संस्कृति, इनको एक एक करके अप्रोच लेने की कोशिश करेंगे। देखिए कला टेस्ट करंट अफेयर में नेशनल अवार्ड्स, ठीक है, नेशनल अवार्ड आपके सोसाइटी से रिलेट करते हैं, इसलिए अवार्ड आपके लिए मैटर करता है। कौन से अवार्ड हैं भाई? जैसे बेस्ट पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन में किस पर्सनैलिटी आती हैं? टाइम मैगजीन में कुछ पर्सनैलिटी आती है, ठीक है। साहित्य अकेडमी अवार्ड, डांस फॉर्म्स, फेस्टिवल इवेंट्स जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां से एसोसिएट करता है? आपका हैंडीक्राफ्ट फेयर, जैसे हमने अभी देखा है सूरजकुंड फेयर हैंडीक्राफ्ट में है, ये हरियाणा से स्पेसिफिक है, लेकिन ऐसे आपके बहुत सारे हैं, नेशन वाइड हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो इन टाइप से हम एक जो सोसाइटी को डायरेक्ट अफेक्ट करती हैं इवेंट्स, वो अब बात आती है कैसे पढ़े। वैसे तो ये डाटा सारा न्यूज़पेपर से बनेगा। जो हिस्ट्री का पार्ट है, जैसे मान लो हिस्ट्री में आज किसी इवेंट्स को 100 साल हो गए हैं, तो आज वो हिस्ट्री न्यूज़पेपर में दोबारा से इश्यू बनेगा। लेकिन हिस्ट्री में जब वो था, वो एक फैक्ट था, वो एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन 100 साल के बाद जब वो दोबारा उभर के आया या उसकी 100 साल पूरे हो गए हैं, उसके ऊपर हम उसको याद कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं, उसके ऊपर हम उसको आज सोसाइटी क्या सीख सकती है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बना देंगे, हम कुछ लॉजिक्स बना देंगे, वो आपके ह्यूमैनिटी में पार्ट हो जाएगा। यानी कि जीके और ह्यूमैनिटी अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बस इनको बारीकी से समझना होगा। और आप इतना कहाँ से पढ़े, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। 15 से 20 लेक्चर के अंदर हमारा ह्यूमैनिटी आपको करेक्ट करवा दिया जाएगा। जित आपने उतना भी कर लिया तो वो स्पेसिफिक है आपके लिए, उससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल ये आपकी सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। आपको पता है कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्री, कौन किस कैबिनेट से है, पॉलिटिकल इवेंट्स, घटनाएं, और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, सुधार। जैसे कि पॉलिटिकल रिफॉर्म में आपकी आचार संहिता लगती है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। आपको नहीं लगता कि ये ह्यूमैनिटी और सोसाइटी से अफेक्ट हो रहे हैं? जैसे आपको ईवीएम का एक इश्यू बना था, वीवीपैट एक इश्यू बना था। एग्जामिनर क्या करेगा, इनकी फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे। ईवीएम की सबको पता है, वीवीपैट का क्या मतलब है भाई, तो इससे पूछ सकता है। एक तरह से देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट ही है नहीं, ये जीके का एक अंडरस्टैंडिंग पार्ट है जो डायरेक्ट सोसाइटी को अफेक्ट करता है। ये चीजें हमें समझनी चाहिए। रही बात कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बनने की, थोड़ा सा और मजाक करने की, तो बात ऐसे है, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, मैं यहाँ मजाक करूंगा, आपकी जिंदगी में मजाक हो जाएगा यार। वैसे भी आप जिंदगी में मजाक लेते ही रहते हो, तो कम से कम पढ़ रहे हैं उस टाइम एक ऑफिसर एटीट्यूड के साथ हम पढ़े। मेरा मानना तो यही है, बाकी आपकी चॉइस है, आपके पास ऑप्शन लिमिटेड है। चलिए इसके बाद हिस्ट्री की बात करते हैं। इंटरकल्चरल इवेंट्स, यानी कि धार्मिक बोल दें या ऐतिहासिक बोल दें, या फिर हम इन चीजों को, ठीक है, सांस्कृतिक बोल दें, घटनाएं या इवेंट्स बोल दें, ठीक है। ग्रेट पर्सनालिटी, इतिहास की कुछ महान विभूतियां रही हैं, महान लोग रहे हैं। जैसे हम उनमें बात करें, महर्षि दयानंद जी, सरस्वती जी, जैसे कि हम पता है विवेकानंद जी, जी। और अगर हम और किसी की बात करें, जैसे राजा राम मोहन राय, ये ग्रेट पर्सनालिटी है, इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। फोर्ट एंड टेम्पल, यानी कि मंदिर, कौन सा मंदिर कहां पर है। एक बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि शिरडी जो मंदिर है, साईं मंदिर है, सबने सुन रखा है, कौन से स्टेट से एसोसिएट है। और ये आईएएस का क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन और आईएएस में पूछा गया है, और यकीन मानिए 80% स्टूडेंट का ये गलत था। तो बेसिक क्वेश्चन जो ऑफिसर हो या जितना बड़ा एग्जाम होता जाएगा, क्वेश्चन उतने ज्यादा नॉर्मल होते जाएंगे, उतने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस होते जाएंगे। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रटने वाला काम होता है बिल्कुल छोटे लेवल का, सी और डी ग्रुप में। ऑफिसर लेवल में आपकी अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग काम करती है। आप उनको रट के नहीं निकाल सकते, आपकी अंडरस्टैंडिंग करनी होगी आप, क्योंकि वहां पर आपको डिसीजन लेना है, आपको डिसीजन मानना नहीं है। जहां पर डिसीजन मानना होता है ना, वहां पे आपने सुना और हो जाएगा, उसका प्रोस एंड कॉन्स नहीं देखा जाता। लेकिन जब आप ऑफिसर बनते हैं तो आपके पास डिसीजन क्लियरली नहीं आता कि आपको ये करना है, आपके पास डिसीजन आता है कि एक किसी सिचुएशन गिवन है और इस पे आपको रिस्पोंड करना है। आई रिपीट, ऑफिसर जब आप बनते हो या ऑफिसर की जो लाइफ होती है उसके अंदर ये नहीं होता है कि ये डिसीजन है और ये रूल आया है और आपको मानना है। उसमें आता है ये सिचुएशन है, ये सिचुएशंस क्रिएट हो गई हमारे सामने और इस पे आपको रिस्पोंड करना है। अब आप क्या रिस्पोंड करेंगे? आपने बेहतरीन रिस्पोंड किया तो यू आर रिवार्डेड, और अगर आपने बेहतरीन रिस्पोंड नहीं किया तो यू आर पनिश्ड। उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो इसलिए आपकी यानी कि जो रूल आपके साथ पास आएगा, डिसीजन आपके पास आएगा, उसमें आप चेंज कर सकते हैं। वो भी कितना? उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसका मेन मुद्दा खत्म ना हो, बस इसलिए। तो आप मेरी बात को बार बार समझिए। आप ऑफिसर बनने जा रहे हो तो तैयारी एक ऑफिसर एटीट्यूड से ही करे। फेलर या सक्सेस डजंट मैटर, मैटर करता है आपने अपनी तैयारी को कितने बेहतरीन और कितने अच्छे नजरिए से किया है। चलिए आगे चलते हैं भाई, ठीक है। हिस्टोरिकल लिटरेचर, साहित्य। अभी साहित्य में क्या ले लेंगे भाई हम? साहित्य में जर्नल बता रहा हूं बेटा, वैसे तो हम पढ़ाएंगे ही आपको, ठीक है। साहित्य में आपको सॉरी ये सभी दोस्त हैं सभी तो हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए, तो जैसे साहित्य है तो साहित्य में आपके पूछ लिया जाएगा, आपकी बुक्स पूछ ली जाएंगी, जैसे पूछी भी गई हैं। अब से पहले बुक्स भी पूछा गया है आपसे, कुछ लैंग्वेज के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है, जैसे संगम साहित्य, संगम साहित्य आईएएस का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है, लेकिन वहां पे डीप में पूछा जा रहा है। लेकिन वैसे ऑफिसर एग्जाम है, वहां पे सिंपल पूछ लेंगे संगम साहित्य एसोसिएटेड विद स्टेट या विच पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। संगम साहित्य की फेमस बुक्स का नाम पूछ लेंगे, या आपको किसी थिंकर का या किसी महान व्यक्तित्व का नाम बता देंगे, कह देंगे ये किससे संबंधित है, संगम साहित्य से है या किसी और से है, गांधार शैली से है, किसी से भी बोल देंगे। संगम साहित्य आपके दक्षिण भारत का साहित्य है और ये बहुत ही संगम काल में रिलेटेड है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा महान जो वेद बने थे, महान जो आकृतियां हुई हैं, महान जो शास्त्र निर्मित हुए हैं, वो संगम साहित्य में हुए हैं, जो आज तक प्रचलित है। हम नॉर्थ इंडिया में इन चीजों को नहीं अंडरस्टैंड करते, साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, और कॉमन है। तो इन चीजों का आगे फ्रेंच, जैसे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आपको पता है 1947 से लेकर, ठीक है, 1947 से लेकर 2023 चल रहा है भाई, 2023 तक बहुत सारी मेन इवेंट्स हुई है। ये मेन जो इवेंट्स हुई हैं, उन इवेंट्स का हमें एटलीस्ट एक नॉलेज होनी चाहिए। क्या है भाई मेन इवेंट्स? अगर मैं उनके नाम लूं तो जैसे आरटीआई एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपको मिला है 2005 में मिला है आपको, या आपको पता नरेगा आपको मिला है, नरेगा एक्ट 2005 में मिला है, और नरेगा का मनरेगा बन गया है एक्ट 2009 में हो गया है। ये वही है जो गांव में आपको काम करना है, गारंटी है 100 दिन का रोजगार आपको दिया जाएगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके तहत क्या है कि 100 दिनों का आपको काम करने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे नीचे तबके के लोग ऐसे हैं जिनको काम चाहते हैं, वो मजदूरी करना चाहते हैं पर मजदूरी नहीं मिलती है। आप हरियाणा के चश्मे से मत देखिए, हरियाणा में अच्छी पोजीशन है, बाकी बहुत सारे स्टेट ऐसे, मैं एमपी गया था तो वहां पे मैंने देखा था बड़ी सिचुएशंस खराब है। तो वहां पे लोगों को रोजगार भी मतलब डाउन लेवल का भी नहीं मिल पाता, कुछ ट्राइबल्स एरिया है वहां पर, उनको 100 रुपए दिहाड़ी में काम करना पड़ रहा है। तो इन चीज़ आप एक ओवरऑल देखिए, आपने जो सोसाइटी देखी उसी की नज़र से मत देखें आप। एक और हो सकता है आपके एरिया में वो सिचुएशंस बिल्कुल ना हो, तो एक ऑफिसर एटीट्यूड आपका ऐसा होना चाहिए। अब बात आती है इस सिलेबस में हम इतना टाइम क्यों लगाएं बेटा? इसलिए लगाएं, सॉरी दोस्तों, इसलिए लगाएं इस सिलेबस में टाइम, क्योंकि जो हम 1 से 2 महीना पढ़ने वाले हैं, तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये 10 से 15 या 20 मिनट डिसाइड करेंगे आपकी, वरना पता चला आप वो सब पढ़ गए जो एग्जाम में था ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास है, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपको पता है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस क्रांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया को जो आपको डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाया, दुनिया में जो सबसे पहले डेमोक्रेसी आई है, या दुनिया में जो आपका राइट
लोगों के अधिकारों की जो बात हुई है, इक्वलिटी की बात हुई है, फ्रेटर्निटी भाईचारे की बात हुई है, वो फ्रांस रेवोल्यूशन ने दी है। तो ये चीज हमें एक पता होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में, अब इंडिया में तो उस टाइम नेशनलिज्म नहीं था, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि है क्षेत्रवाद था, राष्ट्रवाद नहीं था, क्षेत्रवाद था। भारत अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। हाँ, कुछ कालखंड ऐसे थे जहां पे हम पूरा महान साम्राज्य बने थे। जैसे हम बात करें तो अशोक महान का समय अगर हम ले लेते हैं, गुप्त काल को अगर हम ले लेते हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पे मुगल काल आ जाता, उस टाइम भी एक बड़े एरिया की टेरिटरी में हमारा एरिया आया था 3-4 बार। लेकिन मोस्टली कंडीशन ये रही थी कि हम क्षेत्रवाद से लड़ रहे थे, रीजनलिज्म से लड़ रहे थे। रशियन रिवॉल्यूशन, इन चीजों से हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हो। ठीक है, आगे चलिए। इंडियन इकोनॉमी से क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमी में एलपीजी पॉलिसी पढ़ेंगे। एलपीजी पॉलिसी क्या है? जैसे कि एलपीजी पॉलिसी 1991 में आई थी। 1991 में क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। जेसन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रिलैक्स करो भाई, रूल्स में रिलैक्स। ग्लोबलाइजेशन का है वर्ल्ड एज ए कॉमन मार्केट, और प्राइवेटाइजेशन का मतलब है प्राइवेट सेक्टर। 1991 में इंडिया की हालत ये हो गई थी कि हमारे पास ट्रेड करने के लिए, दूसरे देशों से ट्रेड करने के लिए फॉरेन करेंसी बिल्कुल नहीं थी। हमने आईएमएफ से लोन लेना पड़ा। आईएमएफ ने बोला छूट करो, क्योंकि उस टाइम सरकारी राज चलता था, हर चीज में लाइसेंस, हर चीज में लाइसेंस। याद रखना एक चीज बिल्कुल कॉमन है कि सरकार का जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप, सरकार का जरूरत से ज्यादा कंट्रोल राष्ट्र को नुकसान में कर सकता है। एक टाइम ऐसा था जब रशिया सबसे ज्यादा पावरफुल था, सबसे ज्यादा पावरफुल था रसिया, लेकिन हालात ये हुई कि वो टूट गया, बिखर गया, यूएसएसआर का खत्म हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसकी ऐसी पॉलिसी, सरकार का कंप्लीटली कंट्रोल। एक देश को अगर विकसित होना है तो उसके अंदर प्राइवेट आइडेंटिटी को, एक कॉमन मैन के माइंड को पूरी तरह से खुलने की आजादी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो जो नाकारा है वो काम करेंगे ही नहीं, उनको खाने को मिलेगा। और देश का एक ह्यूमन रिसोर्स है, जो वहाँ की बुद्धिमत्ता है, जो बुद्धि शक्ति है, जहाँ का जो ब्रेन है, वो डेवलप नहीं हो पाएगा। और राष्ट्र किसी सरकार से नहीं बनता है, राष्ट्र बनता है वहां के नागरिकों की योग्यता से। चलिए, इन चीजों को मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एक अंडरस्टैंडिंग करें चीजों की। ठीक है, इसके अलावा सोशल स्कीम्स, आपकी सोशल स्कीम्स पता होनी चाहिए। और बजट, बजट है आपका। बजट से क्या कहना चाह रहे हैं हम? बजट से कि भाई राष्ट्र को कहाँ कितना फंड मिला, आपको फंड कितना मिला है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि अब आजकल सब्सिडी चल रही है, सब्सिडी चल रही है मतलब छूट, हर जगह छूट। आपको पता है पीडीएस सिस्टम, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इन चीजों की एक बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। पीडीएस सिस्टम में कितना जा रहा। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा पैसा आता है चारों तरफ से मिला के और फिर जाता है, तो उसके 10 बड़े अगर हम हिस्से कर लेते हैं, तो जो सबसे बड़ा हिस्सा, जैसे मान लो 100 रुपए देश का बजट है टोटल, और उसमें से जो सबसे बड़ा हिस्सा हम बांटते हैं वो सब्सिडी में बांटते हैं। ये यकीन मानिए, जो अगर वो सब्सिडी इसीलिए तो बांट रहे हैं ना, ताकि कुछ जो लोग हैं जो नहीं कैपेबल हैं वो खरीद सके। और यकीन मानिए हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान गरीब नहीं है, हिंदुस्तानी गरीब है, और वो सोच की वजह से गरीब है, क्योंकि बहुत सारे बंदे काम करना ही नहीं चाहते। और गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें तो केवल 2% गवर्नमेंट जॉब होंगी, अगर सबको दे भी दी जाए तो 98%। इसलिए फोकस ऑन क्वालिटी। चलिए, इंडियन इकोनॉमी हमारा क्लियर हो गया। इसके अलावा जियोग्राफी की बात करें तो ह्यूमन जियोग्राफी में, यानी कि मानव रिलेटेड, यानी कि कहां पर, इसमें बोलेंगे पॉपुलेशन, कहां पर कैसी है पॉपुलेशन। एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स पे बात हो जाएगी, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री फैक्ट्री कहां पर है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे एक बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक, एक स्पेशल बोला जाता है स्पेशल जोन, जहां पर रिलैक्स रहता है टैक्स में, ताकि इंडस्ट्री ग्रो हो। उनका पावर प्रोजेक्ट हमें पता होना चाहिए, देश के वाटर डिस्प्यूट पता होना चाहिए, जैसे हरियाणा और पंजाब का वाटर डिस्प्यूट है, ये आपकी जियोग्राफी का है। इंटरस्टेट डिस्प्यूट आपको पता होना चाहिए, जैसे हरियाणा, जैसे कर्नाटक
और तमिलनाडु का। मोस्टली तो इनका डिस्प्यूट आपका सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे है, वाटर पे, लेकिन बाकी भी कई कॉमन मुद्दे हो जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रिलीजन की बात करें तो हिस्ट्री के रिलीजन्स आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है ना, धर्म सुधार आंदोलन बहुत सारे हुए हैं, और धर्म सुधार आंदोलन की वजह से ही बौद्ध, जैन, इनका ये एग्जिस्ट हुए हैं, आए हैं, क्योंकि पहले कमियां थी, उन कमियों को देखते हुए रिलीजियस रिफॉर्म इसी में है। रिलीजियस पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो शंकराचार्य जी के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे रामानुज। अब एक साउथ में एक बड़ी एक प्रतिमा, एक स्टैचू लगाया गया था किसी ग्रेट पर्सनालिटी का, रामानुजाचार्य, रामानंद या शंकराचार्य किसका, उसके ऊपर क्वेश्चन बना है। बात ये नहीं कि वो स्टैचू पूछा गया, बात है उनकी टीचिंग्स, उनकी शिक्षाएं, उनकी शिक्षा क्या है। जैसे कि ग्रेट पर्सनालिटी, जैसे कि नानक, गुरु नानक जी, इनसे इंडियन फिलोसॉफी, भारतीय दर्शन, जैसे कि चावार्क दर्शन, द्वैतवाद, ये चीज है, ठीक है। ड्यूलिज्म, द्वैतवाद को बोलते हैं ड्यूलिज्म। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये सिलेबस अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको वैसे भी अगर देखना चाहेंगे तो जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग आपकी बनने वाली है। और आज जो हम 21st सेंचुरी में है, मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, उस लाइफ में हम अपने रूट को भूलते जा रहे हैं। सिर्फ हमारे एक सिलेबस से ही आपको इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि क्या चीजें कैसे हो रही हैं, तो सोचिए जब आप इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो कितनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। ये तो वही हो जाएगी, कड़ी धूप में आपको छांव मिल गई है, तो यकीन मानिए जबरदस्त इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग बेस करते हो तो ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, ये एक तरह से मार्गदर्शक हैं, जबरदस्त नॉलेज देते हैं, और हमारी एडवर्स सिचुएशन में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन चीजों से। अगर रट रहे हो सिर्फ, तो ऑफिसर तो बनना छोड़िए, आप एक सामान्य मानव भी नहीं बन पाएंगे। चलिए, तो ये चीजें हम करने वाले हैं। इसके अलावा इंडियन कल्चर की बात करें तो इंडियन कल्चर में हिस्टोरी की थीम पढ़ेंगे, बिग इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर पढ़ेंगे। जैसे भी आपको पता है, वी आर द सॉफ्ट पावर, इंडिया एक सॉफ्ट पावर है कल्चरल एक्सचेंज की वजह से। और इस सॉफ्ट पावर की वजह से क्या होता है, हमारा टूरिज्म बढ़ता है, और टूरिज्म की वजह से हमारी जीडीपी बढ़ती है, और जिससे अल्टीमेटली देश में डेवलपमेंट होता है। अब जो लोग ये कह रहे हैं ना कि राम मंदिर बनाना क्या जरूरी है, तो याद रखिए, राम मंदिर इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि वो किसी ग्रुप अपने आप को आइडलाइज करना चाहता है या सिंबल है। वो इसलिए बताना चाहता है कि इंडियन कल्चर, राम मतलब भारत, राम की आइडियोलॉजी को जिंदा रखाना जाना चाहते हैं कि हम त्याग की प्रतिमा है, भारत त्याग की प्रतिमा है। भारत इसलिए नहीं है कि हम छीना झपटी करें, भारत का इतिहास रहा है कभी किसी दूसरे क्षेत्र पर हमला नहीं किया है। पूरे विश्व में आज शांति की जरूरत है, और जिसका अकेला विकल्प हमारे पास केवल और भारतीय दर्शन है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा है। अगर किसी रही बात हॉस्पिटल बनाने की, तो हॉस्पिटल बनेंगे, इतने सारे हॉस्पिटल हैं और भी बन ही रहे हैं। तो भारतीय दर्शन भी जरूरी है, किसी राष्ट्र की संस्कृति और राष्ट्र की आत्मा भी जरूरी है, और आधुनिकता की जरूरतें भी जरूरी हैं। तो दोनों पे काम किया जा रहा है, आपको इसको समझना चाहिए। चलिए आगे, अब कुछ ह्यूमैनिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ हैं, और आपको यकीन मानिए ये क्वेश्चन है ACC, ये है ACC 128 का पेपर। तो इसमें ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसने बोला है PHC आपको आंगनबाड़ी केंद्र देखे होंगे, आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर लिखा रहता है, तो आपको पता है PHC पब्लिक हेल्थ क्लब, प्राइवेट हेल्थ क्लब, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर। देखिए कितना आसान है। ये क्वेश्चन जीके है क्या या नहीं, ये आपकी सोसाइटी से रिलेटेड एक नॉर्मल वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए, जनरली हर आदमी आ जाता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। जापान है जो पार्लियामेंट सिस्टर विद द हेड ऑफ स्टेट। जापान का हेड ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं? ये पॉलिटी का है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटी है, ठीक है। तो अब एक बात आइए, ये जीके है? जीके नहीं है।
अब हमारे हेड ऑफ स्टेट को प्रेसिडेंट बोलते हैं, तो वहां के हेड ऑफ स्टेट को क्या बोलते हैं, इस जर्नल आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जापान एक इतना अच्छा देश है, तो वहां पे कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, वहां के लोगों का इलेक्शन का सिस्टम क्या है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एज ए ऑफिसर होनी चाहिए, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे ना। अदरवाइज कैसे पता चलेगा कि हम बेस्ट हैं या कौन बेस्ट है। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर, ये नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, ये आपकी पॉलिटी में है, पार्ट 1 2 3, पार्ट 4 में, सॉरी पार्ट 4 में है, ठीक है ओके। तो क्या है, जस्टिसिएबल है, बोथ हैं, या नॉन जस्टिसिएबल है, नॉट जस्टिसिएबल, क्योंकि नीति निदेशक तत्व यानी कि आपकी मोरल ड्यूटी कंपलसरी नहीं होती है, वो आपके संस्कारों पर निर्भर करती है। उसी तरह सरकार की कुछ मोरल ड्यूटी होती है जो कंपलसरी नहीं हो सकती, जैसे सबको काम मिले, सबको रोजगार मिले, लेकिन सरकार जबरदस्ती क्यों कंपलसरी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वी हैव रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड रिसोर्सेज थोड़ी ना है। चलिए आगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पर है, ठीक है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या है भाई, कुलभूषण जाधव जी का आपको केस पता है, जाधव जी का, ठीक है, ये केस पता है, ये पाकिस्तान की जेल में बंद है और वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट में इनका केस चल रहा है और हमारी पोजीशन काफी अच्छी है, फिर भी पाकिस्तान इन बातों को मान नहीं रहा। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप ऑफिसर हैं, आप डिफेंस में हैं, और यहीं से रिलेटेड एक न्यूज है, तो एक जर्नल अपडेट आपको पता होना चाहिए, ऑन द बिहाफ ऑफ सोसाइटी, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑफिसर, ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनलिज्म, ऑन द बिहाफ टू बी ए सोल्जर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और, G15 ग्रुप क्या है भाई, G15 ग्रुप क्या है आपको पता है भाई, कुछ नेशन है, बहुत सारे नेशन है और वो ग्रुप बनाते हैं भाई हर काम, स्पेसिफिक काम के लिए, तो वो जर्नली सोसाइटी का ही है। तो G15 में कौन है, डेवलपिंग कंट्री आएंगे, नॉन अलाइंड कंट्री आएंगे, कंपनीज आएंगी, या डेवलप्ड कंट्रीज आएंगे। तो ये एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग का फैक्ट है, ठीक है। इतना, कबीर वाज डिसिपल ऑफ, कबीर किसके शिष्य थे, कबीर जी के बारे में नाम सुना है ना, कबीर, कबीर तो एक महान है जो समाज में कमियां निकालते ही रहते थे कि भाई आप क्या कहते हैं, माता पिता को पूजिए, आप किसी और चीज को क्यों पूज रहे हैं, अगर आपको पूजना ही है तो उस चक्की को पूजिए जिसकी वजह से आटा बनता है और आप उसको खा के अपना जीवन यापन करते हैं। तो वो कितने प्रैक्टिकल थे, कितने यथार्थवाद में जी रहे थे। तो इसी तरह से उनके गुरु जी का डिसिपल ऑफ, उन्हें गुरु जी का क्या नाम है, तो जैसे चैतन्य, रामानंदा, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, ये ग्रेट पर्सनालिटी हमने ह्यूमैनिटी में बताई थी डायरेक्ट। अब बात आती है वो जरूरी है क्या, जरूरी है। जब समाज बिल्कुल अनपढ़ था, जिसमें ज्ञान नहीं था, तब इन लोगों ने उनमें सुधार किया। तो आज के लोग तो एक 4 किताबें पढ़ के थोड़ी ना क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो इसलिए इन चीजों को जानना जरूरी है, क्योंकि ये आपके मोरल इश्यूज पे काम करते हैं, मोरल वैल्यूज पे काम करते हैं। ओके दोस्तों, मैं आप समझ गए होंगे कि ह्यूमैनिटीज में क्या टॉपिक रहने वाला है। उम्मीद है कि आप इसको इसी हिसाब से तैयारी करेंगे। हम जो आपको हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी देंगे उसमें आपका सिलेबस कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। आपको जस्ट एक ऑफिसर की तरह सोचना है, क्योंकि ऑफिसर आपको एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, अदरवाइज यू लॉस द गेम। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।